वेलकम फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ कि कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और उसका क्या स्ट्रैटेजी हो। आप लोगों ने उसको सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि उसको देख करके आप लोग बहुत जोश में और बहुत ही जोश खरोश के साथ अपनी तैयारी शुरू किए होंगे और जो लोग भी सुने होंगे और काफ़ी मतलब एनर्जी के साथ, क्योंकि हम लोग का एक सपना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सही दिशा में तैयारी करें और अपने जो उसका एक इरादा है, जो उसके अंदर का एक आग है कि वो सिविल सर्विसेज तैयारी करें और कम संसाधन में भी और उस मुकाम को हासिल करें। उसी में मैं मददगार साबित होना चाहता हूँ आप लोगों का। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश से हैं या वर्किंग हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा यह मुहिम है। और जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास बहुत संसाधन है, तो उनको तो मेरे अलावे और भी कोई लोग मिल जाएंगे गाइड करने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो सुदूर देहातों में रहते हैं और किसी वजह से अपने जॉब के कारण या और दूसरे संसाधनों की कमी के कारण या कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण वो बड़े शहर नहीं जा सकते, बड़े कोचिंग नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये मुहिम शुरू किया हूँ। मैं उनके पास आऊँगा बार बार अपने अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। और आप चिंता न करें और पूरा एनर्जी से तैयारी शुरू करें और मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा हूँ और आपको सही रास्ता बताऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का भी अनुभव है और मैं कई ऐसे अनुभवी लोगों के साथ लगातार इस संदर्भ में बातचीत करता रहता हूं और उनके द्वारा बताए गए रास्तों को मैं इंक्लूड करता हूं और तब आप लोगों के पास आता हूं। तो एकदम समझिए कि बहुत व्यवहारिक और बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही साइंटिफिक है जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें कहीं कोई जोड़ घटाव, कोई एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है। ना तो मुझे कोई अपनी बुक का प्रचार करना है, ना अपनी कोचिंग का प्रचार करना है। तो इसीलिए जो आपको बताया जाएगा समझिए बहुत ऑथेंटिक है, आप उसको फॉलो कीजिए। और आज जो मेरा वीडियो है, आज का विषय ही है कि एक अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम लोग सिविल सर्विसेज को क्रैक करें, वो मैं आपको गूढ़ रहस्य बताऊंगा। अगर इसको फॉलो कर लिए आज, तो समझिए कि आपका रास्ता एकदम तय है और आप अपने मंजिल तक पहुंच गए। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दिमाग में, ध्यान से सुनिएगा और इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। एक बात मैं यहाँ कहूँगा, जो अक्सर मैं बुद्ध से प्रभावित होकर ये इस बात को बोलता हूँ। जैसे बुद्ध हमेशा कहते थे धर्म को लेकर के कि आप किसी भी मान्यता को मत मानिए, खुद से अनुभव कीजिए। तो उसी संदर्भ में मैं कहता हूँ आप लोगों को, अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा या पिछले जो वीडियोस में मैंने बताया है, आप उसको जैसे धार्मिक आस्था के रूप में मत मान लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने सफलता पाई है तो मैं जो बोलूँगा वो सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कसौटी पे कसिए और खुद अनुभव कीजिए। कसौटी पे कैसे कसेंगे? आपके पास 2 उसके लिए कसने का संसाधन है। जो टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग एसिड टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग मेथड है आपके पास, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है और सिलेबस है। इन दोनों कसौटी पे मैं जो बताता हूँ उसको आप कसिए। कस कर देखिए कि अगर लगता है कि नहीं सही है, उनको फॉलो कीजिए। नहीं लगता है, अब मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे विरुद्ध में लिख सकते हैं आप। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने प्रश्नों को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उस प्रश्नों का जवाब लेके अगले वीडियो में आ सकूँ। तो इस सिलसिला में मैं कई वीडियोज बनाऊंगा। मैं एकदम से अब डेडिकेटेड हूँ यूथ को सेप आउट करने के लिए, उसको एक प्रॉपर तराशना जो उसको बोलते हैं, वही अब मेरा पैशन है। इसी सिलसिले में मैं और भी कई काम करता हूँ। तो उसी काम के समझिए कि कड़ी में यह किया भी है कि सिविल सर्विसेज के लिए सही गाइडलाइन दूँ, क्योंकि ये खुद मैंने क्वालिफाई किया है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में हूँ मैं। लगातार ये मेरा काम चल रहा है और पूरे अक्रॉस द कंट्री देश से हजारों स्टूडेंट आज हमारे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार सफल भी हो रहे हैं। तो इसीलिए जो मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी टेस्टेड है, काफ़ी साइंटिफिक है, काफ़ी ऑथेंटिक है। आप इसको फॉलो कीजिए। एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसको फॉलो करके एक अटेम्प्ट में, ओनली 1 अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करूँगा डियर एस्पिरेंट्स, वो समझिए कि
जो अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है, आप लोग भी अपने मन में सोचते होंगे या कई लोगों से पूछते होंगे, इसके लिए आप लोग कई यूट्यूब चैनल भी सर्च करते होंगे और देखते होंगे, कई सफल लोगों का भी सुनते होंगे और सुन करके ये जानने की कोशिश करते होंगे कि आखिर जो लोग पास होते हैं वो कौन सा मटेरियल पढ़ते हैं। तो समझिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के जो 3 इंग्रेडिएंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहला क्या बताया था मैं? पहला बताया था कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरा बताया था कि प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो ऑथेंटिक, उसकी बात मैं आज करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं तैयारी के, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स यानी स्टडी मटेरियल होना चाहिए और एक आपके पास मार्गदर्शक होना चाहिए। तो मार्गदर्शक मैं हूं आपके लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे, जो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरे सोशल मीडिया की सारे अकाउंट्स की डिटेल दिए हुए, वहाँ फॉलो करके आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे। और आप कमेंट बॉक्स के में कमेंट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। अपना नंबर छोड़ेंगे तो मैं कॉल बैक भी कर सकता हूं आपको। तो मैं मार्गदर्शक का भूमिका आपके लिए निभाऊंगा। और स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आज बात करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए सारे पहलुओं को हम लोग देखें तो समझिए कि उसमें 90% जो भूमिका है वो स्टडी मटेरियल का है। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो लोग भी आते हैं वो मोस्ट ऑफ द पीपल सीरियस होते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं और उसकी वजह से 4 साल 5 साल वो भटकते रहते हैं। कई बार वो भटकाव इतना लंबा हो जाता है कि लास्ट में उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे। और ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बार बार कह रहा हूँ मैं कि ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने का मतलब उसको आत्मसात कीजिए, उसको फॉलो कीजिएगा, उसको अपने कसौटी पे कसिएगा, टेस्ट कीजिएगा। अगर सही उतरेगा उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं उतरेगा कोई इशू नहीं है। तो जो स्टडी मटेरियल है उसकी हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा आपके लिए। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, एक एग्जामिनेशन सेशन में पढ़ना होता है, तो इसमें हम लोग कितना स्टडी मटेरियल रखें, कौन कौन से स्टडी मटेरियल रखें, ताकि हम एक एग्जामिनेशन सेशन के अंदर उसको कई बार रिवाइज कर सकें। यह महत्वपूर्ण पहलू है। आप बहुत सारी, जैसे एक सपोज कीजिए पॉलिटी का सब्जेक्ट है, पॉलिटी में आप 5-7 राइटर का जो बाजार में आपको सजेशन मिलेंगे, वो एक सब्जेक्ट के लिए कई राइटर्स की किताबों का सजेशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे इसमें? क्या सारे राइटर्स की किताब को खरीद ले? सभी किताब अच्छे हैं अपने आप में, लेकिन क्या सभी को खरीद ले, सभी को पढ़े? क्या उतना टाइम है? हर सब्जेक्ट में यहाँ 8-10 पेपर्स हैं आपके मोटा मोटी। अगर आप सारे जीएस में देख लेंगे केवल ऑप्शनल छोड़ करके, तो उसमें 10-8 सेक्शंस हैं। उतने सारे सेक्शंस में अगर एक सेक्शन में हम 2-2, 3-3 किताब पढ़ने लग जाएं, अलग अलग राइटर किताब पढ़ने लग जाएं, तो आपका कभी भी ये तैयारी एक मुकम्मल हासिल होगा ही नहीं। तो इसीलिए देखो भाई, इसको एकदम समझ के रखना है क्लियर, कि हमारे पास लिमिटेड मटेरियल हो, ताकि हम एक एग्जामिनेशन सेशन में उसको रिपीट कर सकें। एग्जामिनेशन के टाइम में जो 1 महीने का टाइम हमारा होगा एग्जामिनेशन मंथ, उसमें हम लोग कई बार उसको रिपीट कर सकें। बिना रिपीटेशन, बिना रिवीजन आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, एकदम गारंटी है। क्योंकि लंबा सिलेबस है, एक तरफ आप पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप भूलेंगे। तो इसको कवर अप करने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो कंडीशन है, जो 90% रोल प्ले करेगा, वह है कि आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल है, आपने उसको सेलेक्ट किया है नहीं, या आप जो लाल, हरा, पीला इस तरह की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। मैगजीन की दुकान पे जाएंगे, आप किसी बुक की दुकान पे जाएंगे, इतने सारी किताबों का लिस्ट वहाँ देखेंगे, आपका मन होगा ये ले लें, वो ले लें, आप उस फेरा में फंसे कि गए काम से। आप बहुत सारे ऐसे लोगों का देखेंगे जो समझिए कि गाइड के नाम पे मिसगाइड करते हैं। वो मतलब इतने सारे किताबों का नाम लिखा देंगे, पीटी के लिए अलग नाम लिखवाएंगे, मेंस के लिए अलग लिखवाएंगे, इंटरव्यू के लिए अलग लिखवाएंगे। तो इस संदर्भ में भी मेरा कहना है कि ये 3 लेयर्स हैं एग्जाम के, पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है, तीनों में सिलेबस वही है, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, वही इकोनॉमिक्स, वही करंट अफेयर्स, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को। थोड़ा सा क्या होता है एग्जाम में, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आपको पढ़ना है, जब आप मेंस देंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव उसमें पढ़ना है, अगर इंटरव्यू देंगे तो आपको अपने प्रोफाइल और जो कुछ कैची क्वेश्चंस हैं, जो एकदम आपसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी डायरेक्ट चीज़ें हैं, या आपके ऑप्शनल पेपर से एकदम से मुंह पे आने वाली चीज़ें हैं, वही पूछा जाता है। तो टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, तो हम फिर किताब क्यों अलग अलग पढ़ें? केवल अप्रोच को बदलना है।
अब आप, मैं एक छोटे से यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। सपोज करिए कि हिस्ट्री सबको समझ में आती है, 1857 की क्रांति पढ़ना है, वही क्वेश्चन आपको मेंस में भी आएगा, उसी में से कुछ क्वेश्चन छट के आपको प्रीलिम्स में भी आएगा, वहाँ आंसर भी दिए रहेंगे, उसी में से छाट के लिखना है। तो आप ऐसी पढ़ाई पढ़िए, उसको एज अ होल डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। जब एग्जामिनेशन आएगा नज़दीक प्रीलिम्स का, उस एग्जामिनेशन मंथ में या 2 मंथ पहले मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि 1 मंथ में कवर अप करने का आपका कैपेसिटी बिल्डअप हो, नहीं तो 2 मंथ मैक्सिमम। उस समय में उसी 1857 में जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, जो उसके डेटाज हैं, जो उसमें नेम्स इन्वॉल्व हैं, जो प्लेसेस हैं, उनको आप क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव आंसर उसमें हम कर सके। जब उसी चीज़ को सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब हम लोग उसका पूरा इम्प्लीकेशंस देखेंगे, उसके कॉन्स एंड प्रोज देखेंगे, उनके जो मतलब डिमेरिट्स मेरिट्स देखेंगे, उसका इम्पैक्ट्स देखेंगे, जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे पड़ा, इन सारे एंगल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो अप्रोच कैसे हम वेरी करते हैं उसी मटेरियल को, आप समझ गए। तो मुझे लगता है कि इस बात को जरूर कैच किए होंगे आप लोग। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में है, ज्योग्राफी में भी वही है, हिस्ट्री में भी वही है, इकोनॉमिक्स में भी वही है, सब जगह मोटा मोटी वही चीज आएगा। तो ऐसे हम लोग को अपना अप्रोच चेंज करके सेम मटेरियल से प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है और मेंस की भी करनी है। थोड़ा बहुत जो कुछ एडिटिव मटेरियल की जरूरत पड़ेगा तो वो एग्जाम के टाइम में आप वो आता रहता है, आप उसको बहुत फास्ट रिवीजन में लेके रिवाइज कर सकते हैं, वो हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब है कि मैं मटेरियल पे बात करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस सेशन का, कि जितने भी मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स में से सबसे प्रामाणिक, जो सबसे ऑथेंटिक, जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी बहुत सालों तक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी मटेरियल आ जाए, लेकिन ये जो मटेरियल की मैं बात करता हूँ ये बहुत ऑथेंटिक है, बहुत मूल है। अगर इनको आप कवर कर लिए तो समझिए कि आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो 5% 10% बचेंगे वो आप उसके बाद जब इनको आप एक बार फाउंडेशन तैयार कर लिए तो उसको कवर अप करना आसान होगा, बहुत आसान होगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, समझिए कि 100% मार्क्स लाके आपको कभी क्वालिफाई नहीं होना है। मार्क्स आपको कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज में ही क्वालिफाई करना है। तो इसका मतलब आप कभी भी कितना भी पढ़ लें 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाइएगा। तो कम से कम जो 90% है हमारा, उसको ठोस करें और कम मटेरियल में करें। जब एक बार वो हो जाएगा तब आप कुछ भी करिए। यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगा कि बहुत बार बच्चे करते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते ही सबसे पहला जो गलती करते हैं वो तुरंत कोचिंग में नाम लिखा है और तुरंत जो है किसी यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर लिए या ऑनलाइन कोई कोर्स ले लिए। ऐसा गलती कभी मत करना, कभी मत करना, ये सुसाइडल है। ऐसे बच्चों का पास होने का चांसेस लगभग 0 है। अगर आपको सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला जो काम है वो यह है कि आप कम से कम 6 महीना बैठ के जो मैं अभी मटेरियल्स बताऊंगा उसको एक बार आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब एज अ होल पूरे सिलेबस का आइडिया आपको लग जाए उसके बाद आप जा सकते हैं कोचिंग में, तब आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तब आप टीचर्स के अंदर जो क्वालिटी है उनको निचोड़ के निकाल पाएंगे अपना बेनिफिट के लिए। अदरवाइज जो टीचर के पास जितना है उतना आपको देके वो निकल जाएंगे बाहर, आपका उससे बहुत भला नहीं होना है। तो आइए अब हम लोग अपने जो मटेरियल है जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करें, और उसको भी हम 2 चरण में बताएंगे, 2 या 3 स्टेजेज में हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, कैसे सबसे पहला कौन सा मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बाद कौन पढ़ेंगे। तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मतलब कई बार मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी वही गलती करते हैं। कुछ दिन के बाद, 1 महीने बाद फिर वो वापस वही बात पूछेंगे। तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग जगह में अपना यूट्यूब देख रहे हैं या और किसी से पूछ रहे हैं और वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। पिछले मतलब 2 साल से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन केवल गैदर करने में लगे रहते हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनको मतलब जब उसको बोलेंगे ये पढ़ो तो पढ़ना नहीं है, वो तरह तरह का इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और हर 1 महीना बाद वो यही चीज़ रिपीट करके पूछेंगे। जो मैं वीडियोस में बोल दिया हूँ उसको वापस वो पूछते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है दोस्त। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मटेरियल मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं बताऊंगा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेज जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे शुरू करिए आप सबसे पहले स्टेज में। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉमन बात करूँगा कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, तरह तरह की जो स्टेट कमीशन है, इन सब का मोर देन 90% सिलेबस कॉमन है।
तो सबसे पहले मैं कॉमन बात करूंगा, उसके बाद स्टेट के लिए थोड़ा स्पेसिफिक अलग से बोल दूंगा कुछ अगर लगेगा तो, और यूपीएससी के लिए जो उसमें कुछ ऐड ऑन करना है वो मैं बोल दूंगा। तो चलिए कॉमन कैसे हम लोग शुरू करें। और एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पे कि देखिए दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये लाभप्रद है। दोनों कैटेगरी करने का मतलब एक ऐसे स्टूडेंट जो अभी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जस्ट अब शुरू करने वाले हैं, या विगत 1 महीना 2 महीना में वो शुरू किए हैं, अभी उनको एग्जाम नहीं देना है, उनको 1 साल बाद देना है या 2 साल बाद देना है या 3 साल बाद एग्जाम देना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये लाभप्रद है। और यह सेशन और यह भी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जो स्टेजेस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, वो वैसे लोगों के लिए भी बहुत लाभप्रद होने वाला है जो एक तैयारी का लेवल अचीव कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए भी जो तैयारी का एक लेवल अचीव कर चुके हैं, उसको भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट का है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन वो मतलब 10 टू कट ऑफ है। जैसे सपोज करिए 100 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है तो वो 98, 95, 96, 97, 99 ऐसा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो क्रैक नहीं हो रहे। लगातार 2 बार से, पिछले 2 बार से या 3 बार से वो इस तरह से थोड़ा सा के लिए छूट जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, यानी उसका एक लेवल पकड़ चुका है, तभी वो कट ऑफ के 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर क्लोज में जा रहे हैं। एक बात ये हो गया। उसी में जो लेवल पकड़ा हुआ ऐसे स्टूडेंट की दूसरी कैटेगरी है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम बताए थे आपको कि जो बच्चे प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और वो इस तरह के चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो ऐसे बच्चे हो गए दूसरे कैटेगरी के, जिसका लेवल पकड़ चुका है एक। उसमें से जो दूसरा कैटेगरी है वो ऐसे बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, लेकिन मेंस में उनको इतना नंबर नहीं आ रहा है कि वो इंटरव्यू कॉल हो। इसी में तीसरा कैटेगरी का स्टूडेंट है जो मेंस भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, लेकिन मेंस में इतना नंबर नहीं हो पा रहा उसको ताकि वो फाइनल क्रैक कर सके। तो जो मुकाम हासिल कर चुके हैं तैयारी में, एक लेवल पकड़ चुके हैं, एक समझिए कि एक लेवल ऑफ नॉलेज को अचीव कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट भी 3 लेवल में है। एक जो कट ऑफ के बिल्कुल पास जाके अटक जा रहे हैं, एक जो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, एक जो मेंस भी क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन फाइनल सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उनके लिए भी ये सेशन कारगर होगा। आप ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने तैयारी को रिवाइज कीजिए, उसको एक बार रीथिंक कीजिए। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने की जरूरत है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप उस पैटर्न पे तैयारी कीजिए और उसको एक बार कर लीजिए। देखिए आप जादू देखेंगे, एक अटेम्प्ट में, अगला अटेम्प्ट में आप पास होंगे, यह गारंटी है, एकदम गारंटीड है। कोई अगर मेरे से शर्त लगा सकता है, मैं करोड़ों रुपए का शर्त लगा सकता हूँ, वो मेरे साथ समय बिताए और वो मेरे कहे पे चले, अगर वो एक अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ, चाहे अच्छे रैंक से पास होगा, तो मेरा नाम बदल दीजिए। एकदम ये समझिए कि बहुत मैं इतना जो जोर दे के कह रहा हूँ, इसके पीछे इतना जो शक्ति के साथ कह रहा हूँ, तो इसके पीछे निश्चित मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है और उसी रिसर्च के आधार पे कह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम लोग उस मटेरियल की बात करें, उस वे की बात करें जो हमारे तैयारी को एक मुकाम देगा। तो मटेरियल में सबसे पहले बहुत सिंपल है, बहुत बार मैं पहले भी बोला हूँ और कई प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उसको ध्यान से सुनिए और उसको अडॉप्ट कीजिए। सुनने का मतलब नहीं है, कई लोग इस तरह के पैटर्न को बताते हैं लेकिन वो उसको अडॉप्ट नहीं करते। जब उसका हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जब उसको हम बहुत बारीकी से पूछते हैं, तब पता चलता है कि वो बोलते हैं इस पैटर्न को लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो वो उसी पैटर्न को करते हैं जो अभी बाजार में चल रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम प्रथम चरण में आपको क्या करना है कि जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं वो लोग, और जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं लेकिन वो लटक जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, वो भी अपने आप को इसी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। प्रथम चरण में क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में 6, 7, 8 में नहीं आता है एनसीईआरटी, 9, 10 से आएगा आपका, 9th आएगा, 10th आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा। तो ध्यान रखना है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सब्जेक्ट 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट हो गए और 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हो गई। अब उसको पढ़िए एकदम सिलसिलेवार,
उसमें जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। मैं अगला सेशन में बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज का पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप उसी को नोट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप कई बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कब बनाए सर, मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी को नोट्स बनाइए आप, उसी में जो कुछ नोट डाउन करना है वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल सिखाऊंगा, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सिखाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट एनसीईआरटी इनटू नोट्स। आपको अलग से कॉपी कलम पे नोट्स नहीं बनाना है, ये एक बहुत बड़ा मतलब आर्ट है और बहुत बड़ा जादू है। मैं पढ़ना सिखाऊंगा एनसीईआरटी, क्योंकि वही एनसीईआरटी क्लास 7 के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही एनसीईआरटी आपको भी पढ़ना है। तो सोचिए कि दोनों का अप्रोच क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा। तो क्या अलग होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल वो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में अट जाए, आपका मसल मेमोरी में आ जाए, आपका एकदम चलते फिरते एकदम कोर ऑफ माइंड में ये बना रहे कि हमको कैसे शुरू करना है, या जो लोग एक लेवल पकड़ चुके हैं वो कैसे इसको रिज्यूम करेंगे, कैसे इसको इस पैटर्न को रिवाइव करेंगे, इसको फिर से करेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को। इसके साथ ही जैसे ये शुरू करते हैं आप, इसी साथ में 3 मैगजीन शुरू करने हैं आपको। एक करंट अफेयर्स का मैगजीन शुरू करना है, कोई भी आप ले लीजिए, उसमें मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं किसी का प्रचार नहीं करता। 3-4 मैगजीन्स हैं अवेलेबल और आप लोगों को सबको पता है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, दृष्टि है, आईएएस विजन है, और भी होंगे। तो इनमें से कोई एक ले लीजिए आप, एक मैगजीन को एक लेना है। अगर आप पीयर ग्रुप में है, 2-3 फ्रेंड मिलकर तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 अलग अलग मैगजीन ले लीजिए और उसको थोड़ा एक्सचेंज करके रोटेट कर लीजिए, जो उसमें बेस्ट है उसको निकाल लीजिए। ये हो गया। तो एनसीईआरटी के साथ क्या शुरू करना है? करंट अफेयर्स का मैगजीन शुरू करना है, योजना शुरू करना है, भारत सरकार की मैगजीन है, कुरुक्षेत्र शुरू करना है, यह भी भारत सरकार का मैगजीन है, और साथ में एक पेपर शुरू करना है। यहीं पे मैं यूपीएससी वालों के लिए बोल देना चाहता हूं और स्टेट वालों के लिए बोल देना चाहता हूं कि स्टेट वालों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ें, लेकिन यूपीएससी का जो कुछ क्वेश्चन पैटर्न इस तरह का है कि वो हिंदू पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही बाइफर्केटेड है, आप इसको दिमाग में हटा लीजिए। अगर मतलब जैसे कोई बीपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आप बिल्कुल हिंदी मीडियम का पेपर लीजिए, कोई भी एक मैगजीन पेपर लीजिए और उसको 20 मिनट में आप कवर अप करके खत्म कीजिए। जो आप पेपर में पढ़ेंगे वही चीज कंपाइल होकर वापस मैगजीन में आएगा, फिर वो मैगजीन 6 महीने पे भी कंपाइल करता है, साल भर में भी कंपाइल करता है। तो ये चीज हो गया। तो मैं बोला आपको एनसीईआरटी के साथ 3 मैगजीन शुरू करने हैं और एक पेपर शुरू करने हैं। ये लेवल 1 हो गया। जब इसको आप 2 महीना 3 महीना कर लेंगे, जो लोग एक लेवल पकड़ चुके हैं तैयारी का, वो लोग इसको फटाफट 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लें और वो तुरंत दूसरे लेवल पे आ जाए। और जो लोग अभी 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देंगे, वो इसको बहुत आराम से करें, 3 बार 4 बार करें, तब आप लेवल 2 में जाइए। ये समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो लोग एक लेवल पकड़ चुके हैं वो लोग 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना में इसको खत्म कीजिए, 1 राउंड 2 राउंड, और तब जाके लेवल 2 में, लेवल 2 की मैं बात करूंगा आगे। और जिनको आगे अगले 1 साल बाद एग्जाम देना है, 2 साल बाद देना है या 3 साल बाद देना है, वो लोग इसको 3 बार 4 बार पहले फिनिश करें, तब आप जाएं लेवल 2 पे। लेवल 2 में क्या आता है कि इसी में कुछ और किताब एड ऑन करेंगे। जब एक बार आप पॉलिटी पढ़ लेंगे क्लास 6 से 12 तक का, तब आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। शुरू में बच्चे लक्ष्मीकांत से शुरू करते हैं, मैं उसको उतना अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि जब एक बार आप क्लास 6 से 12 तक की पढ़ लेंगे तो आपका एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा पॉलिटी के बारे में। तब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो आपको एग्जाम पर्पज से बहुत हेल्पफुल होगा, जल्दी जल्दी आपको याद होगा, समझ में आएगा। समझ गए? उसी तरह से ज्योग्राफी में भी है, तब जाके कोई आप हेल्प बुक पढ़ सकते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री में एड ऑन करना चाहेंगे हम कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक, तब आप उसको स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडिया का, या फिर पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्र का, और भी एक आध राइटर का किताब आता है। जो आपको एक किताब पसंद आए उसको आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया कि एड ऑन करने के नाम पे एक आपको हिस्ट्री में करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में, और एक आपको करना है पॉलिटी में। एक इकोनॉमिक्स में यहाँ पे मैं एड ऑन करूंगा 2 किताबें। एक प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, उसको ऐड कीजिए इस जगह पे लेवल 2 में। साथ में आप ऐड कीजिए इकोनॉमिक्स सर्वे को,
इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना ज़रूरी है, खास करके यूपीएससी वालों के लिए। यूपीएससी वालों को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो अब उसको इग्नोर कभी मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए पूरा किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट उसका जो जिस्ट आता है, जो बहुत अच्छा कोई जिस्ट निकालता हो, तो उसका जिस्ट जरूर आप पढ़ें, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, खास करके प्रीलिम्स में और मेंस में जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ आपको मदद करेगा। तो लेवल 2 में जो मैं बताया कि बहुत कम उसमें एड ऑन है, एक हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, एक इंडियन पॉलिटी में एड ऑन है, इकोनॉमिक्स में एड ऑन है। यहीं पे एक एड ऑन मैं करूँगा साइंस में। साइंस में आप जो है कोई भी एक किताब जो जनरल साइंस का, जिसमें जनरल बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री अच्छे से दिया हो और साफ सुथरे तरीके से दिया हो और उसमें किसी तरह का एरर नहीं हो, आप उसको ऐड कीजिए। जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपका लेवल 2 पूरा हो जाएगा। लेवल 2 पूरा होते ही समझिए आपका मैक्सिमम पर्पस सॉल्व। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करूंगा यूपीएससी के लिए और स्पेसिफिक बात करूंगा स्टेट सर्विस के लिए। यूपीएससी वाले मैं अभी बताया पेपर के मामले में कि आप हिंदू पेपर थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कीजिए, और साथ में यूपीएससी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एक किताब टीएमएच की ले लीजिए। और आर्ट एंड कल्चर में आप एंशिएंट हिस्ट्री, जब आप तमिलनाडु बोर्ड की किताब पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगर होता है। तो थोड़ा उसको तमिलनाडु बोर्ड का 11th-12th का हिस्ट्री आप ऐड ऑन कर लीजिए और एक टीएमएच का आर्ट एंड कल्चर ऐड ऑन कर लीजिए और हिंदू पेपर को आप इंक्लूड कीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा। साइंस में मैं यूपीएससी वालों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जोड़ के वो आता है, तो उसमें आप उसको कीजिए ही। साथ में आप एक काम और कीजिए कि 12th क्लास का एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, 10वां यूनिट है, उसमें 3-4 चैप्टर्स हैं, आप उनको जरूर कीजिए। तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन, इन सब का इशू और जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्पेस से जुड़ा हो या आईटी सेक्शन से जुड़ा हो या और भी दूसरे इन्वेंशंस हो, वो सारे उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। वो आपका मैगजीन के थ्रू कवर अप हो जाएगा। ये ऐसा करना है। इसके बाद जो स्टेट सर्विस कमीशन के बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा अपने स्टेट का जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है। जैसे बिहार के आप है तो बिहार स्पेशल के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड जो किताब है उसको ऐड ऑन कीजिए। जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो यूपी बेस्ड जो किताब है उसको ऐड ऑन कीजिए। राजस्थान वाले हैं उसको अपने स्टेट का बेस्ट पे किताब कीजिए। और जो झारखंड वाले हैं, जो जेपीएससी में तो एक पेपर ही अलग से कर दिया गया है स्टेट से रिलेटेड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो झारखंड आधारित किताब है, जो जिसमें झारखंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, आप उसमें एरर फ्री एक किताब कोई ले लीजिए, आप उसको कीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे मटेरियल्स हो गए। लेवल 1 में क्या करना है, लेवल 2 में क्या करना है, लेवल 3 में क्या करना है, और यूपीएससी वाले को क्या ऐड करना है और स्टेट सर्विस वाले को क्या ऐड करना है। मैंने इसको अच्छे से बहुत स्पष्टता से बताया, आप इसको फॉलो कीजिए। मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताया इस सेशन में, मैं उसको रिवाइज करूंगा फ्रेंड्स, और आप बोर मत होइए, इसको ध्यान से सुनिए। जिनको सिविल सर्विस देना है उनको ये आदतें होनी चाहिए, चीज़ों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंस के क्वेश्चन को अगर सही से नहीं पढ़े, अगर आपका कंसंट्रेशन लूज किया तो आप उसमें बहुत सारी बात को मिस कर जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, अगर ध्यान से नहीं सुने तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ कि इसमें मैंने 2 महत्वपूर्ण बात की है। एक तो मैंने बात किया कि मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, यानी अध्ययन सामग्री मेरा क्या हो, एक बात हो गया। दूसरा बात मैंने बताया कि कैसे हम लोग पढ़ें, कि लेवल 1 में हम लोग कौन सा मटेरियल को पहले पढ़ें, फिर लेवल 2 में हम लोग किसको पढ़ें, लेवल 3 में मैंने बताया कि कौन सा हम लोग सिविल सर्विसेज स्टेट के लिए ऐड ऑन करें और कौन सा हम लोग सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए ऐड ऑन करें। तो ये 2 हमने महत्वपूर्ण बात बताया, इसको आप जहन में लेके चलना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेशन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर इसको आप अडॉप्ट कर लिए तो समझिए कि एक अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट काफ़ी है मेरे भाई, एक अटेम्प्ट में आप अच्छे रैंक से पास करेंगे, दूसरा अटेम्प्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। जो लोग
एक लेवल अचीव कर चुके हैं तैयारी का और वो किसी कारण से रुक जा रहे हैं, तो उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस पैटर्न पे अपने आप को एक बार रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। आपके पास नॉलेज है, आपने किताबें पढ़ी हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको फॉलो अप किए ना तो आप बहुत जल्दी इसको रीस्ट्रक्चर कर लेंगे। आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन मंथ आप कर सकते हैं। जैसे अभी यूपीएससी प्रीलिम्स आना है, 3 महीना बाद आना है, उसी तरह से बीपीएससी का भी अभी टाइम है, झारखंड का वेटेड है। तो इन सारे लोग जो आप लोग एग्जामिनी हैं, आप आराम से, अभी टाइम है आपके पास रीस्ट्रक्चर करने का, वो टाइम गया हुआ नहीं है। आप एक बार इस पैटर्न पे अपने आप को रीस्ट्रक्चर कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको जरूर मतलब कर लीजिएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है ये करना। और जब आदमी सोच ले तो कुछ भी कर सकता है, कोई भारी काम नहीं होता है। बस आपका डिटर्मिनेशन, जो ये यहाँ से जब हम लोग एक बार डिटरमाइन करते हैं और यहाँ से जब हम लोग किसी चीज़ को महसूस करने लग जाते हैं, इन दोनों का समन्वय होता है, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है। उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो एफर्ट इन चीज़ों पे लगाना कि सही स्ट्रैटेजी बनाना है, सही मटेरियल सेलेक्ट करना है और सही तरीके से प्रोसीड करना है। और डिटरमाइन हो के 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिसको 1 साल 2 साल बाद एग्जाम देना है, वो एटलीस्ट 6 घंटा जरूर पढ़े। जिनको इस एग्जामिनेशन सेशन में एग्जाम देना है, वो कम से कम 10 घंटा रोज जरूर पढ़े। जैसे जैसे नज़दीक आएगा एग्जाम, आप एकदम से आपका स्पीड बढ़ने लगेगा, आवर्स बढ़ने लग जाएगा। उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ना कोई आदमी आपको बोलेगा, खुद ब खुद आपके आवर्स बढ़ने लग जाएंगे। तो ये बातें सारी हो गई और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अगर आप सुनेंगे तो बहुत आगे भी हेल्पफुल होगा। और मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, खुल के लिखें। अगर आपको बुरा फील होता है, खुल के लिखें, क्योंकि मेरा मकसद है यूथ के लिए काम करना, यूथ को एम्पावर करना है अलग अलग सेक्टर में। ये मैं केवल सिविल सर्विसेज पे काम नहीं करता, और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां मैं काम करता हूं यूथ के लिए। तो इसीलिए यूथ को एम्पावर करना है, उसको सही रास्ते पे लेके आना है। तो जब आप फीडबैक देंगे तब जाके हम उस अकॉर्डिंग अपने अंदर मोल्ड भी कर सकेंगे और हम अपने अंदर सुधार भी ला सकेंगे। तो ये ध्यान देना है कि सही तरीके से, और मैं पहले भी कहा आपको कि हमारी बात को वो धर्म ग्रंथ में कही गई बात की तरह नहीं मान लेना है। आप अपने कसौटी पे कसिए इसको, और आपको कसौटी पे कसने के लिए 2 चीज़ है, एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है और एक सिलेबस है। जो मैंने किताब बताया वो देखिए सिलेबस से मैच करता है कि नहीं। जो मैंने किताब बताया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के आंसर उसमें मिलते हैं या नहीं। अगर आंसर मिलते हैं इसका मतलब मटेरियल सही है। आंसर मिलने का मतलब 100 में 100 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 90 मिलनी चाहिए। 90 से कम मिल रहा है थ्रेटनिंग है, 90 तक मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। आप इसको एकदम आधार बना के आगे बढ़िए। तो इतना बोल्डनेस के साथ मैं कह रहा हूँ, और इतना बोल्डनेस कहने का मतलब है कि मैंने बहुत रिसर्च किया है इस पर। एक बात ये हो गई। अब आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का बहुत स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करें। बहुत बच्चे पूछते हैं टाइम कैसे मैनेज करें, बहुत बच्चे पूछते हैं कि नोट्स सर कैसे बनाएं, तो और बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर राइटिंग स्किल मेंस का कैसे डेवलप करें। जैसे अभी बहुत सारे लोग सुनेंगे 66वीं मेंस के लिए कि अभी प्रीलिम्स पास किए और उनको मेंस लिखना है। तो ऐसे बच्चों को मैं इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे क्वेश्चन लिख कर भेजिए, मैं उसको आंसर करके दूंगा। पहले भी मैंने कई बच्चों का रिवर्ट बैक किया है। आप उसको शुरू कीजिए नए सिरे से, आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। 10 क्वेश्चन लिखते लिखते आपको समझ में आएगा कि आप कितने भूल में जी रहे थे, क्यों नहीं नंबर आते हैं बच्चों को मेंस में। मैं बताऊंगा, उंगली पकड़ के आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर या अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का डिमांड होता है कुछ, हम लोग कुछ लिख के आ जाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा कभी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अर्लीस्ट जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप उसको सुनिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको सर्कुलेट कीजिए, उनसे शेयर कीजिए और उनसे बात कीजिए, उनको भी बताइए। और चीज़ें, अच्छी चीज़ें स्प्रेड होनी चाहिए और उसमें कहीं कोई संकोच, कहीं कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको मतलब स्प्रेड कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपका वीडियो बकवास है, कोई काम का नहीं है, क्यों नहीं काम का है, वो आप कारण सहित लिखिए, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए
आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को पूरा फोर्सफुली, पूरा एनर्जी के साथ, पूरा दमखम के साथ आगे बढ़ाइए। और फिर मैं अगले वीडियो में अपने किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा और अपने जो स्टूडेंट के प्रश्न होते हैं उनके जवाब के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।